हाँ, मैं बैच के बाद, नमन याद दिलाना, बैच के बाद है ना, तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी हेल्प चाहिए होगी, वो बता आप वो बैच के बाद में डिस्कस करूंगा। मुझे आप लोगों से बहुत छोटी सी, आपके लिए तो बड़ी मामूली सी चीज है वो, आपकी छोटी सी हेल्प मेरा। हाँ हरेंद्र, ये नहीं कह सकता, ये मेरा गैस है कि दिवाली से पहले नहीं खुलेंगी वो स्कूल, हो सकता है उससे पहले खुल जाए। चलिए, अब रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, फालतू की बात ना करके स्वागत है दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल गैंग्स ऑफ फिजिक्स में आप सबका। यार अभी तक नहीं सीखा, अटक जाता हूं मैं। चलो, फिजिक्स में हमने कल आपको टेम्परेचर का इफेक्ट, वो सॉरी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था मैं, कि कैसे करंट की वजह से हीट जनरेट हो जाती है सिस्टम में उस रजिस्टर पर। हालांकि मैंने जाते जाते एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया था, लेकिन उसका आंसर भी देने की जिम्मेदारी मेरी है, दूंगा आंसर। लेकिन पहले कुछ छोटी छोटी बातें और बता दूं। कल आपने क्या देखा, हीटिंग इफेक्ट होता है आई स्क्वायर आर टी, हीट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। ये सच है बेटा, यदि रेजिस्टेंस तगड़ा होगा, यानी यदि रेजिस्टेंस तगड़ा होगा तो उस पर हीट भी ज्यादा जनरेट होती है। अच्छा, इसको थ्योरेटिकल सोचो, रेजिस्टेंस ज्यादा बनके हीट क्यों बन जाती होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता तब है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता तब है जब कोलिजन्स ज्यादा होते हैं। सोचो इसका पैरेलल में सोचो, जब कोलिजन्स ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे, है ना, कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होने का मतलब होता है हीट का ज्यादा बनना, आपकी मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मोर एंड मोर हीट एनर्जी। तो ये थ्योरेटिकल भी आपको फील आना चाहिए। अब इसका एक, अब देखो फिजिक्स में जैसे हम सपोज करो कोई भी चीज बनाते हैं, इंजीनियरिंग जब करते हैं तो फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? कि हमें इसके लिए कौन सा, जैसे सपोज करो हमने स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाया, तो हमारे दिमाग में थ्योरी पढ़ने के बाद ही तो आया, यार यदि स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाना है ना तो हमको हाई रेजिस्टिविटी और लो अल्फा लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जब हम पुल बनाते हैं ब्रिज, यार मटेरियल ऐसा लेना चाहिए, इलास्टिसिटी बढ़िया हो। तो ऐसे ही हमें यदि हीटिंग डिवाइस बनानी है, हीटिंग डिवाइस जैसे गीजर, गीजर एक हीटिंग डिवाइस है, हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस गीजर, जो आपको डायरेक्टली हीट फील करा देते हैं। जितनी भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हीट पैदा करते हैं, ठीक है, तो जैसे गीजर, जैसे आयरन प्रेस जो करते हो आप, ठीक है, और बोलो टोस्टर, ओवन, जिसमें भी आप हीटिंग इफेक्ट पैदा करते हो, उन सब में जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो इंजीनियरिंग माइंड होता है। तो चलिए क्वेश्चन है एक कि जो हीटर वायर है, मतलब क्वेश्चन जो आता है, मैं सिंपली हीटर वायर लिख रहा हूं, हीटर वायर, प्रॉपर्टी ऑफ हीटर वायर। समझ रहे हो मैंने क्या लिखा? यदि आपको हीटर का वायर बनाना है तो ऐसे ही चलते फिरते मटेरियल का नहीं बनाना चाहिए, उसमें दो खूबी होनी चाहिए। पहली खूबी, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। सोचो, बुद्धि लगाओ क्यों। पहली प्रॉपर्टी, यदि आपको हीटर का वायर बनाना है, वही हीटर सबने देखा है, प्लग ऑन करो तो गरम गरम बिल्कुल हीटिंग इफेक्ट देता है जो, तो उसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। यदि हाई रेजिस्टिविटी होगी तो फिर रेजिस्टेंस भी हाई ही होगा। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग माइंड क्यों चाहता है कि हाई रेजिस्टिविटी का वायर लें, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी होगी तभी तो हाई रेजिस्टेंस होगा, तभी तो अच्छी हीट बनेगी। लेकिन साथ में एक चीज और चाहेगा वो, कि हाई किसमें, उस वायर में, उस मटेरियल में, वो जो मटेरियल बना है उसमें एक प्रॉपर्टी और चाहिए होगी, उसे हाई मेल्टिंग पॉइंट भी चाहिए हमें। अब आप लिखते ही समझ गए होगे, वैसे नहीं सोच पाए होगे लेकिन लिखने के बाद सोच लिया होगा, हाँ यार सही बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी चाहिए। क्योंकि यदि हीट 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 होते हुए वो वायर ठुस हो गया, तो मेल्ट हो गया, तो सारी फिजिक्स बेकार हो जाएगी। तो इसलिए उस हीटिंग पर सरवाइव कर सके, स्टे कर सके, उस हीटिंग को झेल सके, तो इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ हीटर वायर, जो हम भी हीटिंग, चाहे वो बल्ब हो, हालांकि बल्ब इस दुनिया से विदा कहने वाले की स्टेज पर है, विदा होने वाली स्टेज पर है बल्ब, लेकिन बल्ब का जो लाइट जलाते, जब बल्ब को उसमें होल्डर में लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी दो चीजों में कन्वर्ट होती है, लाइट प्लस हीट, लाइट प्लस हीट, देखा होगा है ना, तो उसमें भी हीट बनती है, हीट बनती है तब लाइट बनती है, ऐसे समझ सकते हो। तो उसका भी जो वायर होना चाहिए उस हीट को झेल लेता है। तो कौन कौन सी हीटिंग डिवाइस हुई सुन लीजिए, गीजर, हीटर, आयरन, टोस्टर, बल्ब,
दीज आर दोज डिवाइसेस जिनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब आते हैं इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर नाम सुना है? फ्यूज वायर, फ्यूज वायर मैं आपको थोड़ा उसका मैकेनिज्म समझा देता हूं, थोड़ा सा मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म ये कि जैसे ये घर की सप्लाई आ रही है यहां से, ठीक है, एक में 220 वोल्टेज आ रहे हैं, एक में 0 वोल्ट आ रहे हैं। घर में इंडिया में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, एक में 220 वोल्ट होते हैं, एक में 0 वोल्ट होते हैं। सबका फ्यूज बता रहा हूं, सब में, ठीक है, मैं फ्यूज वायर का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब क्या होता है, एक घरों में जो सप्लाई कनेक्ट होती है, जैसे फ्रिज आपने चलाया, मैं बहुत सस्ते में बता रहा हूँ, फ्रिज, ये फ्रिज है सपोज करो, फ्रिज में 2 तार होंगे, तो एक तार यहां जुड़ जाता है और एक तार यूं जुड़ जाता है। हालांकि आपको क्या लग रहा है, वो ऐसे तो नहीं जोड़ते हम, एक तार यहां घुसारते हैं, एक यहाँ, तो वो दोनों तार एक ही जगह। जैसे वो जो प्लग होता है, ये जो प्लग होता है, ये जो पॉइंट, ये अर्थिंग वाला जिसमें आप चार्ज और ये सब ठूसते हो, तो इसमें एक 220 वोल्ट का वायर यानी ये वाला वायर होता है, और एक ये वाला वायर होता है। मैं इजीली समझा सकूं तो मैंने यहां पे ये कनेक्ट कर दिया। ये मेन सप्लाई है घर की, ये फ्रिज है, कूलर है, एसी है, ये सब घरों में ऐसे ही पैरेलल में, बताइए, अटरम है, सटरम है, घटरम है, ये सब डिवाइसेस जितनी भी हैं, बताइए इन सभी डिवाइसों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, जल्दी बताइए। ये भी ए बी सी डी ई एफ जी एच जितनी भी लग रही हैं, हमारे घर में जितनी भी डिवाइसेस लगती हैं सब 220 वोल्ट से ऑपरेट हो जाती हैं, और नहीं तो काम नहीं करेंगी ढंग से अपनी एफिशिएंसी से। तो देख सकते हो, ये भी, इसका एक पॉइंट इससे जुड़ रहा है, एक पॉइंट इससे जुड़ रहा है, इसका एक पॉइंट इससे जुड़ रहा है, ऑल दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सोचो इस हाँ देवराज बिल्कुल ठीक, इस लॉजिक से भी सोच सकते हो कि ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सब में जा रहा है। अब होता क्या है, घरों में यही होता है बेटा, आप जो भी चीज लगाते हो वो मेन सप्लाई से इसी तरह कनेक्ट होती है। अब सुनिए, सपोज करो, अब तो खैर दिक्कतें कम होती है, लेकिन अभी भी जहां ट्रांसफार्मर नहीं इंस्टॉल हुए हैं, पहले तो ये दिक्कतें बहुत थी, अचानक से 220 की बजाय 440 वोल्टेज आ गए। सोचो यदि ये 220 की बजाय 440 वोल्टेज आ जाए इस लाइन पर, 220 की बजाय 440 हो जाता था ट्रांसफार्मर के डिस्टर्बेंस की वजह से, या ये नहीं, तो बताइए घर में फिर 220 नहीं 420 वोल्ट 440 आएंगे, और जैसे ही 440 आएंगे ये सब फूक जाएंगे, सब फूक जाएंगे। समझ में आ गया? तो सुनिए बेटा, यदि 220 वोल्ट से यदि 440, 220 के 230 240 झिल जाता है, वो तो झिल जाता है, इतना एरर ऑफ मार्जिन लेके चलते हैं सब। उस दिन कलर कोड कार्बन रजिस्टर में भी लास्ट वाली जो कलर रिंग थी वो परसेंटेज एरर ही बताती थी कि भाई 5%, 10%, 20% का फ्लक्चुएशन हम देख लेंगे। तो चलिए बेटा, तो मैं क्या कह रहा था, ये 220 वोल्ट की बजाय 440 आ जाए तो जितनी भी अप्लायंसेस हैं सबको, जितनी भी अप्लायंसेस हैं सबको 440 जाएंगे और सब फूक जाएंगी, सब बर्बाद हो जाएंगी। तो इसके लिए सर्किट में एक चीज लगाई जाती है, सुनेंगे आप सब लोग। ये जो मेन सर्किट जा रहा है ना, यहां कहीं एक कट लगा के फ्यूज वायर लगा देते हैं। देखो एक फ्यूज वायर, इसके अंदर एक फ्यूज वायर है ऐसे करके, यानी अब जब सप्लाई जाएगी तो इससे होके जाएगी सब में, जो भी सप्लाई जाएगी वो इसमें से होके जाएगी सब में। अब मैं फ्यूज वायर का कॉन्सेप्ट बताता हूं, और ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से कि ये 220 वोल्ट, मतलब इस फ्यूज वायर का प्रॉपर्टी, ये जो अलग से लगाया है इसकी प्रॉपर्टी कि इसकी हाई तो रेजिस्टिविटी हो, हाई रेजिस्टिविटी। बताइए हाई रेजिस्टिविटी होने से क्या होगा कि जब करंट इसमें से होके जाएगी तो इसमें हीट बनेगी। लेकिन इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इस तरीके से भी बुद्धि लगाई जाते हैं कि ये 220 वोल्ट पे जो हीट बननी हो उसे तो झेल ले, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बड़ा कैलकुलेट करके बनाया जाता है कि 220 वोल्टेज पे जो करंट दौड़ रही है उस करंट पे भी हीट बनेगी, उस हीट को तो झेल ले, लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगी, बताइए हीट भी तो बढ़ेगी। जैसी हीट बढ़ती है तुरंत ठुस हो जाता है, ठुस हो जाता है, ये बनाया ही इस पर्पस से जाता है, ये वायर उड़ जाता है, उड़ जाने का मतलब मेल्ट हो जाता है फटाक एकदम। जैसी सपोज करो, देखो 220 वोल्टेज आ रहे हैं तो बढ़िया से काम कर रहा है, हीट बन रही है, लेकिन इतनी हीट को ये सर्वाइव कर लेता है, झेल लेता है। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज ना के ये वोल्ट आएंगे, फटाक से ये उड़ जाता है, तुरंत उड़ जाता है, ये गायब, उड़ गया मतलब मेल्ट हो गया।
जैसे ही मेल्ट हो गया बेटा, इस वायर और इस वायर का सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। ये जो दो वायर आपस में फ्यूज वायर से कनेक्टेड थे, ये जो वायर, बताइए सर्किट ब्रेक हो गया या नहीं हो गया, बोलो। आप ये देखिए, यहां से यदि फ्यूज वायर उड़ जाता है, यदि फ्यूज वायर उड़ जाता है तो सर्किट ब्रेक हो गया या नहीं हो गया, आप ये देखो पहले। अब आगे करंट नहीं जाएगी, सप्लाई नहीं जाएगी। आपका 5 रुपए, मुश्किल से 5 या 10 रुपए का फ्यूज वायर का खर्चा हुआ बेटा, वो तो बर्बाद हो गया, उसकी तो वो तो फ्यूज वायर खत्म, राम नाम सत्य हो गई उसकी। लेकिन मरते मरते वो इन सबका, कहते ना, बलिदान करके गया है, इन सबको बचा के गया है वो। क्योंकि करंट आगे गई नहीं, ये सारी हजारों रुपए की अप्लायंसेस बच जाती है, हजारों रुपए की अप्लायंसेस बच जाती हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया फ्यूज वायर का कॉन्सेप्ट? कि 5-10 रुपए का फ्यूज वायर अपना बलिदान कर देता है, त्याग कर देता है, मर जाता है, लेकिन बाकी सबको बचा लेता है। लेकिन आपको मैं बताऊं इंडियन फैमिली का इश्यू, अब तो खैर आजकल सब अपना अपना बढ़िया घर बनवाने लगे, लेकिन आपको ध्यान हो, दादाजी के जमाने का घर हो तो एक कटआउट होता है यूं करके जो निकालते हैं, पोर्सलिन का यूं करके कटआउट निकालते हैं ना, कटआउट देखा होगा, और कटआउट लगा देते हैं। तो पता है क्या करते हैं हम लोग, वो कटआउट को ऐसे समझो, कटआउट ये उड़ गया है ना, ये सर्किट ब्रेक है, वो कटआउट में उड़ गया, उसमें है नहीं। स्टार्टिंग में तो जब पहली बार मकान बना होगा उसमें फ्यूज वायर लगाया होगा, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, अरे फ्यूज उड़ गया, अब कहाँ है, अब है तो है नहीं, उसमें नॉर्मल कॉपर वायर लगा लेते हैं, और कॉपर वायर लगा के यूं ठूस देते हैं, यूं कटआउट को यूं लगा दिया। अब आप बताओ, सर्किट पूरा हो गया, करंट सप्लाई चालू हो गई। कटआउट लगाते ही जो वायर उसमें उड़ जाता है उसको लगा के सप्लाई चालू कर लेते, सर्किट में सप्लाई चालू हो गई। लेकिन ये जुगाड़ है बेटा प्योर, इसमें फ्यूज वायर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, फ्यूज वायर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हो सकता है कि 440 वोल्टेज आए तो ये पिघले ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल आपने कॉपर वायर ले लिया, ये पिघलेगा ही नहीं। ये हमारे क्रश का दिल जो पिघलता ही नहीं है, पिघलेगा ही नहीं साला, ये 5 रुपए का बच जाएगा, बाकी हजारों रुपए की अप्लायंसेस आपने खतरे में डाल दी, ये सारी खतरे में डाल दी आपने। आप सोचो, बुद्धि लगाओ, करंट तो चालू हो जाएगी, कटआउट निकाला आपने, नॉर्मल वायर लगाया, कटआउट ठूस दिया, तो सर ये तो चालू हो जाएगी। चलिए, तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर, यहाँ फ्यूज वायर होना चाहिए। अच्छा, जो हमारी अप्लायंसेस होती हैं, जैसे इन्वर्टर है, सीडी प्लेयर, खैर अब तो खैर सीडी प्लेयर नहीं होता है, ठीक है, सीडी प्लेयर नहीं आते, अब पहले आते थे बीच में, तो लेकिन जितनी भी डेलिकेट डिवाइड होती है मैन्युफैक्चर, अच्छा आप कोई डिवाइस तब खरीदोगे, ठीक है, मैं डिवाइस कब, जब आप देखते हो कि यार प्राइस कम हो, गारंटी भैया 1 साल की गारंटी है इसकी, 1 साल की गारंटी है इस डिवाइस की, तो उस 1 साल की गारंटी में क्या होता है, यदि उसमें कुछ गड़बड़ भी हो गई तो भैया आप तो कस्टमर केयर को फोन करते हो, वो आ जाता है। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, जय अभी वेट करो, तो मैन्युफैक्चरर को भी पता है कि ये इंडियन है, हमारी जो अप्लायंस है वो इंडिया में बिकेगी, वो यहां तो यूज करेंगे नहीं, यहां तो फ्यूज वायर यूज करेंगे नहीं, तो वो ना अपनी ही अप्लायंसेस में फ्यूज वायर लगाते हैं अंदर, वो अपना खुद रेडीमेड लगा लेते हैं। होता अंदर है, मैं यहां बाहर लगा देता हूं, इमेजिन करो, इसके अंदर होता है ना, अप्लायंसेस खुद लगा के भेजती हैं। अब बताओ, जैसे सपोज करो ये आपका सीडी प्लेयर है या होम थिएटर सिस्टम है, और उन्होंने अपना फ्यूज वायर लगा के दिया है, क्योंकि उन्हें पता है ये साले यहाँ तो यूज करेंगे, ये कंजरे हैं इंडियंस, है ना, वही जो शैम्पू में पानी डाल के झाग बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्यों फ्यूज वायर यूज करेंगे वो, और यहाँ फूक जाएगा, फिर हमसे कहेंगे हमारा तो गारंटी में, ठीक कर चल, हाँ ठीक कर गया, नहीं तो साला नेगेटिव रिव्यू डालू नेट पे, 1 साल तक तो गारंटी देनी पड़ेगी। तो वो इस चीज से बचने के लिए अपना फ्यूज वायर पर्सनली इंस्टॉल करते हैं। सोचो उन्होंने यहां नहीं लगाया, 440 वोल्टेज आए तो वो इसमें तो जाएंगे, 440 वोल्टेज में यहाँ पे त्याग हो जाएगा या फ्यूज वायर उड़ जाएगा, ये अप्लायंस फिर बच जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी कुछ डिवाइस अपनी पर्सनली फ्यूज वायर लगा के देती है। जनरली इन्वर्टर में होता है, इन्वर्टर ना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं सहन कर पाता, इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर थोड़े से भी तो, और सोचो इन्वर्टर में क्या होता है, उन्हें ये भी पता है कि ये सारे बत्तीस फ्यूज वायर उड़ जाएगा तो दूसरा फ्यूज वायर कहां से हमें परेशान करेंगे। तो आप कभी इन्वर्टर में पीछे पैकेज में देखना, एक फ्यूज वायर अंदर लगा रहता है, एक ऑलरेडी स्टेपनी की तरह एक्स्ट्रा में देते हैं वो,
कईयों को ये पता नहीं होगा, यदि नया इन्वर्टर हो तो पीछे इन्वर्टर में, बैटरी में नहीं, इन्वर्टर के पीछे एक बॉक्स होता है, उसे खोल के देखना, उसमें एक एक्स्ट्रा फ्यूज वायर सरप्लस में होता है स्टेपनी की तरह, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंडिया में बिकने जा रहा है, ये कंजड़े हैं, महाकंजड़े हैं, इसमें भी कॉपर वायर ठूस के लगा लेंगे, लगा के जुगाड़ चालू कर लेंगे, क्योंकि कनेक्शन ही तो करना है, बहुत बदतमीज है ये लोग। तो ये होता है बेटा फ्यूज वायर का कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला कि ये एमसीबी क्या होती है, फलाना क्या होती है, क्योंकि मुझे 12th पढ़ानी है, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीज आपके सामने है, एक हीटर वायर और एक फ्यूज वायर, दोनों बनते हाई रेजिस्टिविटी के हैं, लेकिन एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपका क्रश का दिल होता है, जो कभी पिघलता ही नहीं है नहीं, और एक ये जो तुरंत पिघल जाता है, ठीक है, ये मम्मी का दिल है। मम्मी प्लीज, मम्मी कैसी हो मम्मी प्लीज, ठीक, हाँ मम्मी का दिल है, ये तुरंत पिघल जाता है। चलो मैंने एक बार मम्मी से कहा, मम्मी मैं तुम्हारा राजा बेटा हूं ना, यानी तुम्हारा सबसे प्यारा हूँ, मम्मी प्लीज 200 रुपए की जरूरत है, 200 रुपए दे दो प्लीज, मम्मी 200 रुपए, मैं बहुत प्यारा बेटा हूँ, आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो मम्मी ने पता है 150 रुपए दिए। रीजन पता है क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी भी मीम्स देखती है, उन्होंने 200 की बजाय 150 रुपए दिए, 50 रुपए उन्होंने ओवर एक्टिंग के खुद ही काट लिए मेरी, वो 50 रुपए ओवर एक्टिंग के उन्होंने भी काट के दिए मुझे। चलिए, तो ये था बेटा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की हीटर वायर और फ्यूज वायर में। हाँ, हीटर वायर और फ्यूज वायर में क्या हमें सीन यूज करना होता है, इसके सवाल मैं कराऊंगा, और आज आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, आज आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है न्यूमेरिकल में, और कम से कम 2 दिन 3 दिन न्यूमेरिकल चलेंगे। शाम की क्लास भी कल डाउट क्लास न्यूमेरिकल के, जो आपके होमवर्क में डाउट आज नहीं है, कल शाम को, ठीक है, तो कल आप न्यूमेरिकल करेंगे, बता दूंगा कौन से, ठीक। तो चलिए, अब है बेटा ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ये मेरा आरामखोरी वाला सिंबल, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। इस पे आने से पहले मैं एक चीज रिवाइज करा दूं, ओम्स लॉ। देखिए, सपोज करो कोई सर्किट है बहुत बड़ा, उसमें से मैंने एक इतना हिस्सा प्रोब कर लिया है, एक ऐसा हिस्सा, एक रेजिस्टेंस जिसपे ये करंट जा रही थी आई, ये पॉइंट सपोज करो ए है और ये पॉइंट बी है, मतलब किसी सर्किट में से मैंने इतना हिस्सा प्रोब कर लिया है, उसे पढ़ा रहा हूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, करंट ए से बी जा रही है, तो ध्यान रखना करंट के एरो से हमें पता चल जाएगा कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर, क्योंकि करंट हाई से लो पोटेंशियल जाती है। यदि आपसे कोई पूछे ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन सा है, आप जवाब दोगे ए हायर पोटेंशियल है, ए हायर पोटेंशियल है, ठीक। अब ऐसे ही एक 11th का भी ढूंढूंगा मैं, है नहीं। चलिए बेटा, हाँ तो चलिए बेटा, मैंने सपोज करो ये मैंने कोई रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस नहीं लिया, मैंने कोई सर्किट में से एक पर्टिकुलर फोटो को क्रॉप कर लिया, क्रॉप तो जानते ही हो आप, ठीक। अच्छा मैं बताऊं, मैं बड़ा चालाक हूं, मैं कभी भी फैमिली फोटो में या कभी दोस्तों की फोटो में बीच में आता हूं, साले अब कभी लड़ाई हो जाए तो क्रॉप नहीं कर सकते वो मुझे, ऐसी बेटा चालाकी के लिए ऐसी मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमेशा ग्रुप फोटो में बीच में खड़े हो जाओ, साले कभी क्रॉप नहीं कर पाएंगे तो। हाँ, तो फिलहाल मैंने एक रेजिस्टेंस को क्रॉप कर लिया, तो अब सुनिए मैं एक डायलॉग दे रहा हूं, ओम्स लॉ तो सबको आता है कि V इक्वल टू आई आर, है ना, मेरे तरीके से सुनो आप, यदि किसी रेजिस्टेंस में उसी से पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं, यदि किसी रेजिस्टेंस में उसी से पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब जो रेजिस्टेंस है वही वाली करंट जो उससे फ्लो कर रही है, तो किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। मेरा डायलॉग, जैसे मैंने कुछ डायलॉग हटा रखे हैं ना, जैसे बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है जिन 2 पॉइंटों से वो लगी हो, तो वैसे ये डायलॉग याद करिएगा प्लीज बेटा। ओम्स लॉ सबको आता है, 10th को भी आता है, लेकिन आप आगे यदि बढ़ना चाहते हैं, न्यूमेरिकलों में ठोकर नहीं खाना चाहते, तो ये डायलॉग सुनिए, यदि किसी रेजिस्टेंस में उसी से पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये है बेटा, किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसी बात को
ऐसे समझो, किन्हीं दो पॉइंटों के रेजिस्टेंस में, मैं इसको थोड़ा सा और पॉलिश करके लिख रहा हूं, किन्हीं दो पॉइंटों के रेजिस्टेंस में, बताइए ये रेजिस्टेंस किन दो पॉइंटों पे ऑपरेटेड है, ए और बी। हो सकता है ए और बी के बीच में 50 रेजिस्टेंस लग रहे हो, आप उनको एक कर देना। भाई ग्रुपिंग सीखने वाले थोड़ी देर में, और आप ग्रुपिंग सीख जाओगे तो आपको ये भी पता है कि ए और बी के बीच में यदि 4-5 रेजिस्टेंस लग रहे हैं तो उनका एक इक्विवेलेंट निकाल लोगे। तो किन्हीं दो पॉइंटों के रेजिस्टेंस, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच के रेजिस्टेंस में उन्हीं दो पॉइंटों से पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं, उन्हीं दो पॉइंटों से पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं, तो उन दो पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उन्हीं दो पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल है, मैंने सब में ए बी लगा दिया, लेकिन मेरी लैंग्वेज भी देखना, किन्हीं दो पॉइंटों के रेजिस्टेंस में उन्हीं दो पॉइंटों से पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो उन दो पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अब ए और बी का ध्यान रखना, मेरी जो आदत है, वैसे मेरी जो आदत है, मैं हमेशा यहां वो वाला लिखता हूं जो हायर पोटेंशियल पर हो। बताइए ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन होगा, अभी बताया था ए। क्यों होगा, क्योंकि करंट यूं जा रही है, करंट यूं जा रही है, ए से भी जा रही है करंट, और करंट हमेशा हाई से लो जाती है। तो बेटा ये याद रखना, ये सस्ता वाला है, ये थोड़ा सा पॉलिश्ड है। इसमें ये जो VAB, ये पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर, ये VAB का जो टेक्निकली मीनिंग है असली वो ये होता है। हम इसको सस्ते में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। होप कि आपको ये लाइन अब आपको याद रहेगी। तो चलिए मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ग्रुपिंग ऑफ, टॉपिक है मेरा अब अगला, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। और आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा स्पीड से चलेगा, स्पीड से इसलिए चलेगा क्योंकि मैं ग्रुपिंग तो पढ़ा ही चुका हूं। सोचो मैंने आपको ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, बस हाँ या ना चाहिए मुझे, अभी मैं बना दूं तब जवाब देना। क्या ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है कि नहीं, बोलो। ग्रुपिंग पढ़ाई है एक्स वाई जेड की, तो यदि ये पढ़ाई है और ये सीख चुके हो तो बस पिछली यूनिट में एक्स वाई जेड कैपेसिटर 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 थे, और आज एक्स वाई जेड रजिस्टर 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 होने वाले हैं बस। तो जो बेसिक फंडामेंटल जो मैंने नींव रखी थी वो आज काम में लेनी है। वो जो मेहनत उस समय की थी, इन्वेस्टमेंट, आज उसका डिविडेंड और उसका ब्याज लेना है हमको। तो पहली हेडिंग है ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल, क्योंकि ये मेरी सबसे फेवरेट है, सबसे आसान है पढ़ाने में। तो पहला है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, सबसे आसान यही लगती है पैरेलल ग्रुपिंग। और जो लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, जो लोग उस समय नहीं थे, जो लोग उस समय नहीं थे, तो लिंक और नहीं वो पुरानी वीडियो डाल देना, लिंक और डिस्क्रिप्शन में, नहीं लिंक उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिखवा लूंगा, लिख दोगे आप लोग, ठीक है। तो ये वाला जहां मैंने पैरेलल और सीरीज का पहला लेक्चर लिया था। तो चलिए पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, देखिए बेटा ये रहा एक रजिस्टर, वो जो डब्बा भी मैंने मिटाए थे ना उसमें एक्स की जगह रजिस्टर R1 है, ये दूसरा रजिस्टर R2, ये तीसरा रजिस्टर R3, ये तीन रजिस्टर है, और ये तीनों इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिए कनेक्ट। चलिए सपोज करो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, तो इस बात में कोई मुझे नहीं लगता मुश्किलें होंगी अब आपके लिए कि these three resistance are connected between two common point A and B। बताइए R1 किस पॉइंट से जुड़ रहा है, A से, R1 किस पॉइंट से जुड़ रहा है, B, यानी A और B से जुड़ रहा है, R2 भी A और B से जुड़ रहा है, R3 भी A और B से जुड़ रहा है। तो जब कॉमन पॉइंटों से जुड़ते हैं डिवाइसेस तो उसको पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं, याद आ गया होगा, पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं जब कॉमन पॉइंटों से जुड़ते हैं। एक दिन मैंने डेमो कैमरे को टेढ़ा करके ये सिखाया था, या यूं करके, जैसे ये घर का प्लग है, कूलर भी इसी से जोड़ दिया, फ्रिज भी इसी से जोड़ दिया है ना, ये तो इससे ये बताइए कौन सी ग्रुपिंग है, ये कौन सी ग्रुप है, सीडी प्लेयर भी ऐसे जोड़ दिया, कौन सी ग्रुपिंग है ये, जल्दी बताओ। ये पैरेलल ग्रुपिंग है क्योंकि ये तीनों डिवाइस कॉमन पॉइंटों से जुड़ रही है, यदि इस पॉइंट का नाम ए और बी है। और ये बात भी मैं बता चुका हूं प्रैक्टिस से कि डिजाइन पे नहीं जाना चाहिए हमको, डिजाइन तो बड़ी भयंकर घुमा फिरा के आ सकती है। तो ये आपको बस ये देखना है ये तीनों डिवाइसेस ए और बी से जुड़ रही हैं। चलिए अब सपोज करो ये किसी बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी सपोज करो 20 वोल्ट की है। अच्छा टेक्निकली देखो तो ये चारों पैरेलल में हो गए, 1 2 3 4, सोच के देखो चारों पैरेलल में, क्योंकि चारों ए और बी से जुड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ रजिस्टर की ग्रुपिंग को हाईलाइट करना है, रेजिस्टेंस का इफेक्ट निकालना है, तो इसलिए भले ये चारों पैरेलल में, अपना ध्यान सिर्फ इन तीनों पे रखिए।
अब बताइए, कोई बताएगा इस पर कितने वोल्टेज जाएंगे? बताइए। R1 पे जाएगा VAB यानी V। भाई R1 किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है, A और B। और बैटरी जितने वोल्ट की होती है, अच्छा ये जो मैंने V लिखा है आप इसे VAB भी लिख सकते हो, क्योंकि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही मेंटेन करेगी, ये मेंटेन करेगी। तो बताइए R1 पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? V। बोलो ये बात समझ में मुझे लगता है आ गई होगी। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और कौन सा वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है? वही। इस V का मतलब है VAB, इस V का मतलब है VAB। एक्चुअली शॉर्ट में लिख दिया बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल कन्हैया, कन्हैया की टाइपिंग स्पीड बहुत शानदार है, इतना लंबा सेंटेंस लिख दिया इतनी फटाफट। चलिए ये होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों मिल, अच्छा तीनों क्योंकि बैटरी से लगे हुए हैं तो बैटरी से करंट भी खींचेगी। एक और आपको आदत डाल दूं, माना बैटरी से आई करंट खींची, माना बैटरी से आई करंट एक्टिवेट हुई, तो आप मेरे जो मैं करता हूं वो तो कुछ तो सिखा ही सकता हूं। तो करंट को आगे बाद में बढ़ाया करो, पहले पीछे उतनी वापस दिया करो। करंट जैसे आपने माना बैटरी के पॉजिटिव से आई करंट एक्टिवेट हुई, तो नेगेटिव को उतनी ही वापस दो पहले। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी आगे जाके इस करंट का कांड होगा, कहीं कुछ जाएगी, कहीं कुछ जाएगी, कहीं कुछ जाएगी, कांड होगा। लेकिन ये भी सच है कि ये सब जगह बढ़ के दोबारा मिल जाएंगी और ये आई ही आएगी, चाहे कितना भी ऊपर कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो करंट का। तो बैटरी के पॉजिटिव से जितनी करंट निकलेगी नेगेटिव पर उतनी वापस आएगी। इसलिए मेरी आदत है, मैं आगे बाद में बढ़ता हूं, मैं पहले जैसे मैंने ये एरो मारा तो मैं इसको आगे नहीं ले गया, पहले ये एरो मारा और उतनी वापस भी दे दी मैंने। तो बैटरी से आई करंट निकलेगी तो आई वापस आएगी। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये आई करंट यूं गई यहां तक आ गई। अच्छा ये बात बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए ए ए ए ए ए ही है। ये सब पॉइंट ध्यान है ना, ये सारे पॉइंट ए हैं जब तक रास्ते में रुकावट नहीं आए, जब तक वही वायर का टच रहता है। ठीक है, तो अब बताइए यदि ये आई करंट चली आई तो इधर सपोज करो कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई और कुछ इधर डिवाइड हो गई। आप ऐसा समझो एक बड़े नाले का पानी या बड़ी नदी का पानी छोटी छोटी नहरों में डिवाइड हो गया। बड़ा नाला था वो छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो गया। अब I1 करंट इस R1 से बताइए R1 से कितनी करंट होती हुई जा रही है? I1 करंट होते हुए जा रही है उससे। R2 से कितनी करंट होती हुई जा रही है? I2। और R3 से I3। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की गारंटी है, करंट सेम होने की गारंटी नहीं होती। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि कॉमन पॉइंटों से जुड़ रहे हैं, वो गारंटी है। ठीक है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की गारंटी है, करंट सेम होने की गारंटी नहीं है। कि आप सोचो सर इसे भी आई 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 कर दो ना, वी 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 इन पर 1 2 3 लगा, वी पर 1 वी पर 2 वी पर 3 लगाने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट की गारंटी नहीं है, हो सकता है किसी केस में हो जाए सी। चलिए अब ये I1 करंट है तो बताइए I1 करंट है, ये I1 ही है, ये I2 करंट है, यहां I2 आ रही है और ये I3 यू फ्लो होके जा रही है। तो तीनों नालियों का पानी कहीं लीक नहीं हुआ तो वापस उसी नाले में कनेक्ट हो गया, यानी आई। भाई ये नाले का पानी 3 में डिवाइड हुआ, कहीं और लीक नहीं हो रहा, तो तीनों I1 I2 I3, तो ये कुछ जो करंट का टोटल होगा पक्का आई होगा। तो यानी इन तीनों ने मिलकर बैटरी से आई करंट एक्टिवेट कराई। पहले आई करंट खींची, बाद में उस आई करंट को आपस में डिवाइड कर लिया, चल थोड़ी तू रख ले, थोड़ी तू रख ले, थोड़ी तू रख ले। इन तीनों ने मिलकर 20 वोल्ट की बैटरी से आई करंट खींची। फिर आ जाइए मेरा वही अंदाज जो मैं समझाता हूं। ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाइए, अब एक रेजिस्टेंस इनके पास से गुजरा, एक नया रेजिस्टेंस चौथा। हाय R1, हाय R2, और भाई क्या कर रहे हो? तो इन्होंने कहा हम तो रेजिस्टेंस खेलने हैं, हम तो करंट खेलने हैं। हम तीनों लग गए और पैरेलल में लग गए और आई करंट खींची। उसने पूछा बैटरी से कितनी करंट खींची? कि हम तीनों ने मिलकर बैटरी से आई करंट खींची। हम तीनों ए और बी से जुड़ गए और बैटरी से आई करंट खींची। तो पता है वो चौथा रेजिस्टेंस क्या कह रहा है? अबे कंजड़ी रहे, तीन रेजिस्टेंस लग रहे हो फिर भी बैटरी से आई करंट खींचा। हटो निकम्मो, हटो कंजड़ो, मैं आ रहा हूं, तुम तीनों हटो, मैं अकेला आ रहा हूं, अकेला आ रहा हूं, और मैं अकेला वही काम करके दिखाऊंगा जो तुम तीनों करके दे रहे हो। तो बताइए यदि उस चौथा रेजिस्टेंस जो इन तीनों को ये टशन दिखा रहा है, यदि उसके टशन में सच्चाई हुई तो पता है उसे क्या बोलेंगे?
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री रजिस्टर। मेरा डायलॉग समझ में आया? ये मैं डायलॉग पहले भी दे चुका हूं कि वो रेजिस्टेंस, इनको ये टशन दिखा रहा है, हटो तुम तीनों निकम्बो, तुम तीनों नालायक ही निकले, पहले तीन तीन रेजिस्टेंस लगे पड़े, काम वही, ये तो मैं अकेला ही कर लेता। तो यदि कोई ऐसा रेजिस्टेंस है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट देखिए। और मैं आगे नहीं बना रहा हूं, नीचे बना रहा हूं। बताइए यदि मैं तीनों रेजिस्टेंस उखाड़ दूं गुस्से में, या उस है ना, ये तीनों रेजिस्टेंस उखाड़ दूं, सिर्फ रेजिस्टेंस उखाड़ दूं, तो सर्किट ऐसे ही तो दिखेगा, सूना सूना। यदि R1 R2 R3 उखाड़ दिए तो इतना हिस्सा दिखेगा बस। देखो ये तीनों उखाड़ दिए, अपने अपने गुस्सा होकर मुंह फुला के फूफा जी की तरह चले गए, तो सिर्फ इतना हिस्सा रहेगा। देखो वही बैटरी रहेगी, ये वो आ गया तो वो क्या कह रहा है टशन वाला, हाथ जा जाओ, कौन देख रहा है, जा जाओ तुम जाओ, मैं कर लूंगा अकेला, टेंशन मत लो, बैठ, ठीक है। तो वो अकेला रेजिस्टेंस आ गया, और इसके इन तीनों के हटने से और इसके लगने से यदि सिस्टम में, बचे हुए सिस्टम में वही करंट है, वही 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 जो पहले थी, वही करंट है जो पहले थी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। या फिर एक नाम और अलग से दे दिया है, आरपी। क्या नाम दे देंगे, आरपी। ये थोड़ा सा सेपरेट नाम हो गया, ये तो इक्विवेलेंट है ही, वो तो सीरीज में भी ये नाम बोल सकते हैं। ये बताइए ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये मीटिंग जाने वाली है, जल्दी बोलो, ये समझ में आई या नहीं आई? ये समझ में आ गया कि ये हमने लगाया, पर हम यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो ये हमने लगाया, इस तरीके से देखें तो। चलिए बेटा अगली मीटिंग ज्वाइन करते हैं। हाँ तो देखिए बेटा, इन तीनों को एक सस्ते में समेट दिया। तो अब देखिए ये मेन फिगर है, ये इसका इक्विवेलेंट फिगर है जो हमने अपनी सोच से बनाया है कि कोई तो ऐसा रेजिस्टेंस होगा जो इन तीनों के बराबर अकेला काम कर देगा। और किन दो पॉइंटों पे लगा हुआ है बेटा, जिन दो पॉइंटों पर ये उखाड़े हैं मैंने, ये ए और बी से उखाड़ दिए हैं, तो ए और बी पे लगाने हमको ये, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए ये किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है, ए और बी, बैटरी भी ए और बी, तो इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस वी ही तो जाएगा भाई। एक बात बताओ, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस वी ही तो जाएगा। अच्छा मैंने ये वी 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 जो यूज किया है, इस वी का मतलब वी ए भी है, इस वी का मतलब वी ए भी है, तो इस पर भी तो वही पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, क्योंकि ये भी तो ए और बी से जुड़ा है। अब सुनिए, बताना ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है ना। हाँ इसको आर ए भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक। ये जो आर इक्विवेलेंट है कहीं है, बिल्कुल ठीक, आर ए बी, ये वाला शब्द भी यूज कर सकते हो, समझ गए। इसके लिए आप आर ए भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। जो सवालों में मैं करूंगा अभी, जो सवालों में R12 R1 2 3 ऐसे, तो यदि किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो इसका मतलब यहां से I कितना आ गया, V/R, ये भी फॉर्मूला हो गया इसका मतलब। तो सुनो अब, क्योंकि I बराबर V/R होता है इसलिए I बराबर V/R होगा। पता ना, I बराबर V/R होता है इसलिए I बराबर V/R होगा, और इसीलिए I बराबर V/R भी होगा, और इसीलिए I बराबर V/R होगा। क्योंकि I बराबर V/R होता है तो इसलिए I बराबर V/R भी होगा। ये चारों पांचों बातें अलग अलग समझ में आ गई, सब तैयार है, लेकिन सबको पता है मास्टर का अंदाज क्या है पढ़ाने का, ठीक। ये चारों पांचों बातें सब अलग अलग बातें समझ में आ गई कि I बराबर V/R होता है इसलिए I बराबर V/R होगा, और इसीलिए I बराबर V/R होगा। तो चलिए ये तो फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यदि मैं इस रजिस्टर पे लगाऊं, इस वाले पे, बेटा अर्जुन बन जाओ, सिर्फ ऐसे देखो इसे, ठीक है। तो कितना, ये कितना रेजिस्टेंस है R1, और करंट है इस पर I1, लेकिन पोटेंशियल पर V1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो V है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला इसको डेडिकेट कर दिया। अब ये वाला फॉर्मूला इसको डेडिकेट कर दो तो R2 I2 I3 R3, ये समझ में आ गया होगा। और यही वाला फॉर्मूला इसको डेडिकेट कर दो तो बताना इसमें कितनी करंट जा रही है, ये रही I, इसमें तो I जा रही है, बस रेजिस्टेंस का नाम RP है। होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, पैरेलल में मैंने क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। पोटेंशियल डिफरेंस सब पर एक जैसा जाएगा, करंट की गारंटी नहीं है। वो बताता हूं क्यों। बेटा आप I1 I2 को कंपेयर करो, मैथमेटिकली सोचो, बताओ दोनों के न्यूमरेटर एक से हैं, वी न्यूमरेटर एक से हैं, पर डिनोमिनेटर अलग अलग है।
तो फिर ये अलग अलग आएगा या एक सा आएगा I1 I2? ये बताओ भाई। इस मैथमेटिक्स को देखो और देखो दोनों के न्यूमरेटर एक से हैं। I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2। तो ये I1 I2 अलग अलग ही तो आएगा। तो अलग अलग आए नहीं आया, हाँ, लेकिन आप इतने भी स्मार्ट बनिए कि एक संभावना भी तो है कि शायद सेम आ जाए। बोलो, एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी भी है कि हाँ सेम आ सकते हैं सेम। वो किस केस में सेम आ सकते हैं बताओ, ये टाइप कर दो। किस केस में सेम आ सकती है I1 I2 I3? किस परिस्थिति में? हाँ बिल्कुल ठीक कन्हैया, और बोलो बेटा। अक्षत बिल्कुल ठीक, जब R1 R2 भी सेम होंगे। सोचो यदि R1 R2 सेम हो जाए तो फिर करंट भी सेम आ जाएगी। तो यानी करंट का सेम होना एक कंडीशन अप्लाइड है। करंट का सेम पैरेलल ग्रुपिंग में करंट का सेम होना एक कंडीशन अप्लाइड है। पर पोटेंशियल डिफरेंस ताल ठोक देना, तू तो सेम होगा। चलिए अब बताइए, एक और चीज शायद देख के समझ जाओगे बेटा। ये जो नदी का पानी आई है, यही तो 3 टुकड़ों में टूट गया था। तो ये जो I होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा या नहीं होगा? बताइए। I बराबर I1 प्लस I2। सोचो यदि I सिर्फ 2 ही हिस्से में टूटती, मान लो 2 ही रेजिस्टेंस होते, तो I बराबर I1 प्लस I2 लिखते। 3 से ज्यादा होते तो I1 प्लस I2 I3 ये। तो ठीक, तो बेटा इसके आगे मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आप इसके नोट्स में, जो आपके पास नोट्स दिए मैंने, फैक्ट्स इन पैरेलल ग्रुपिंग, मैं फटाफट बोल रहा हूं, स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर रहा हूं, मुझे जो याद है पिछले साल का वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फैक्ट्स इन पैरेलल ग्रुपिंग। पहला फैक्ट कि पैरेलल ग्रुपिंग में पहला फैक्ट, पैरेलल ग्रुपिंग में क्या कह रहा था? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, करंट मे और मे नॉट बी सेम। पहला फैक्ट। दूसरा, ऑल रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट। तीसरा, करंट अक्रॉस बेटा आप सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू बेटा, आप इतना कोऑपरेट करते हो। सीरियसली बेटा, सीरियसली दिल से बेटा आप लोगों का आभार कि आप इतना कोऑपरेट कर जाते हो। ठीक है, मास्टर के यहाँ प्रॉब्लम हुई लेकिन आप झेले। अब 4-5 मिनट ही सही, इरिटेशन तो आता ही है। चलिए आप इधर देखिए, तो यहां था मैं कि ये जो बड़ी नाले का पानी था, जो छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो गया था, तो है तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ही। कितनी आसान है बेटा, बहुत आसान है। शायद इससे आसान टॉपिक इस पूरे चैप्टर में नहीं है, सीरीज और पैरेलल की कहानी। तो बेटा ये जो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इन आईज की वैल्यू जो अलग अलग मैं निकाल चुका हूं वो रख दीजिए। बताइए, I V अपॉन RP, ये I V अपॉन R1, ये V अपॉन R2, ये V अपॉन R3। V कॉमन आके कट गया तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये यदि रजिस्टर पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले को प्रयोग में लाना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा, सिंपल। और 3 से ज्यादा हो तो प्लस डॉट 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 डॉट। इसके आगे मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, समझदार हो। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो बेटा फटाफट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3, 4, 5। तो ये था हमारा ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। हाँ, अरे इशिका को पहले ही पता चल गया, वेरी गुड। मैं ये बोलने ही वाला था कि ये समझ में आ गया कि हाँ सर बढ़िया से, पर ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा एग्जाम में इस फॉर्मूले को। ये आपका बदनसीबी मान लो चाहे कुछ भी। अरे ये सब 10th में पूछे जा चुके हैं, तो बोर्ड को लगता है कि एक ही चीज बार बार क्यों पूछे। ये सब आपसे 10th में पूछे जा चुके हैं। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निपटाई है कि मैंने क्या कहा था, मैं ये मान के नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप 10th और 11th में पढ़ के आए हो, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा प्लीज बेटा। चलिए अब आते हैं फटाफट सीरीज वाला और बता दूं। हाँ, ये सीरीज वाला कि सपोज करो these 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसको भी फटाफट देख लेते हैं। हाँ, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, ठीक, फटाफट देखेंगे। माना ये बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, याद है ना, मैंने एक सबसे पहले सीरीज ऐसे समझाया था, ये रहा X, ये रहा Y और ये रहा Z। जब इस तरीके से चीजें कनेक्ट होती हैं थ्रू वन पाथ ओनली,
यानी इस पॉइंट से ए से लेके बी तक यदि मैं जाऊंगा तो मुझे सबका चेहरा देखते हुए जाना पड़ेगा एक्स वाई जेड, और ए से बी तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यूं जाना। इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। ये एक्स वाई जेड कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आज रजिस्टर है तो x की जगह यदि मैं रजिस्टर लगा दूं, y की जगह यदि मैं रजिस्टर लगा दूं, और z की जगह भी रजिस्टर लगा दूं, तो बस इतना टॉपिक हो गया कि रजिस्टर्स आर इन सीरीज नाउ। सपोज करो ये तीनों, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा, पूरा टेक्निकल वर्ड सुनो। पता है क्या बोलते हैं, जो सही तरीका है कि R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये बात मैंने पिछले लेक्चर्स में ही बताई थी, कैपेसिटर में भी, कि पॉइंट्स को साथ में लेके बोलेंगे तो उतने कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे आपके, कि R1 R2 R3 आर इन सीरीज। ये 10th वाली जिंदगी, R1 R2 R3 आर इन सीरीज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए से लेके बी तक ये सीरीज में है। सपोज करो ये तीनों मैंने यहां कनेक्ट कर दिए बैटरी से, किसी बैटरी से V वोल्ट की। तो बेटा बैटरी जितने वोल्ट की होती है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है उन दो पॉइंटों पर जिनसे ये कनेक्ट है। तो बैटरी का एक पॉइंट तो यहां कनेक्ट है और एक पॉइंट यहां कनेक्ट है, तो ये V वोल्ट यहां से यहां तक V वोल्ट मेंटेन करेगी, यहां तक। समझ में आ गया? क्योंकि बैटरी A और B से कनेक्टेड है, A और B से कनेक्टेड है, तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेंटेन कर देगी। अब सपोज करो सिस्टम में कोई करंट एक्टिवेट हुई, आई, बैटरी के पॉजिटिव से आई करंट निकली, तो वापस भी आई आएगी। जो मेरी आदत है कि आगे बाद में बढ़ो, पहले पीछे वापस दो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये जो करंट जाएगी आई, क्योंकि इसको कहीं डिवाइड होने का मौका ही नहीं मिला, आई को कहीं भी डिवाइड होने का मौका नहीं मिला, तो एक ही करंट चलती चली गई, एक ही नदी नाले का पानी फ्लो होता चला गया। और ये मैं पहली कंडलों को क्लियर कर चुका हूं कि ऐसा मत सोचना कि यहाँ 10 एम्पियर है तो सर यहाँ 9 होनी चाहिए, ये यहाँ 10 और यहाँ 9 होनी चाहिए। ठीक, तो ये पूरे में तीनों ने मिलके जाम लगा दिया है, तो यह फ्लो पूरी एक बड़ी सी पाइप में 3 ब्लॉकेज है, तो उसने पूरी पाइप के फ्लो को स्लो कर दिया है। तो इस सर्किट में आई करंट मैनेज हो रही है। अब यदि इस पॉइंट का नाम मैं सपोज करो C दे दूं और इस पॉइंट का नाम D दे दूं, तो R1 बारीकी से देखो A और C से कनेक्टेड है, R1 एक पॉइंट A और एक C से कनेक्टेड है, R2 C और D से कनेक्टेड है, और R3 D और B से। तो जब ये करंट जाएगी तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एक्टिवेट हो जाएगा। V1 माने इसे V1 बोल दो, या मैं एक और लैंग्वेज बोल देता हूं, V1 मुझे लिखने में आसान लगता है, VAC ये और करेक्ट वर्ड है। V1 थोड़ा लिखने में आसान है, पर V1 का जो लिटरली मीनिंग है वो है VAC यानी VA माइनस BC। याद रखिएगा, V1 का जो लिटरली मीनिंग है वो है VA माइनस BC। ऐसे ही R2, इन दो पॉइंटों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसलिए इनके भी बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर बेटा किसी रेजिस्टेंस में उससे, अच्छा हाँ ये कहानी हो गई, थोड़ा स्पीड से खींच रहा हूं क्योंकि पढ़ा हुआ टॉपिक है। अब वही एक रेजिस्टेंस इनके पास से गुजरा, हाय रजिस्टर R1, हाय R2, हाय R3, ठीक है, और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम करंट खेल रहे हैं। अच्छा करंट खेल रहे हो, तो उसने पूछा तुमने बैटरी से कितनी करंट खींची, तुमने बैटरी से कितनी करंट खींची? उसने कहा हमने बैटरी से आई करंट खींची। फिर उसकी वही गाली गलौज, अबे कंजड़ो 3 रजिस्टर लग रहे हो बैटरी से, फिर भी आई करंट खींची, हटो निकम्बो, हटो हटो हटो, निकम्मे ही रहोगे, हरामखोरी रहोगे, चलो हटो तुम तीनों, मैं आ रहा हूं, मैं लगूंगा उस पॉइंट पर, उन 2 पॉइंटों पर मैं लगूंगा, और देखो मैं वही करंट फ्लो करा के दिखाऊंगा। यदि उसके टशन में ये सच्चाई है कि इन तीनों के जाने से और उसके आने से सिस्टम में कुछ नहीं बिगड़ा, तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो चलिए बताइए, यदि मैं इन तीनों रेजिस्टेंसों को उखाड़ दूं, हटो चलो यहां से बेकार हो, तो सर्किट ऐसे ही तो दिखेगा। सोच के बताओ, सोच के देखो, यदि मैं ये पूरा ग्रुपिंग, ये कॉम्बिनेशन उखाड़ दूं, तो एक तो ये पॉइंट और ये, मतलब इतना हिस्सा ही दिखेगा, बस इतना। तीनों तो रूट के चले गए, जाने दो उन्हें रूट के, ठीक है। चलिए ये बैटरी वही है। अब एक टशन वाला जो रेजिस्टेंस है, ला मैं आ रहा हूं, वो आ गया, और वो उन्हीं 2 पॉइंटों पे लगा, एक A से जुड़ा और एक B से जुड़ा। तो बेटा इस पर पोटेंशियल डिफरेंस वही तो जाएगा। सोच के देखो, V जो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो जाएगा, और A और B का पोटेंशियल डिफरेंस V था। चेक करो, A से लेके B तक एंटायर पोटेंशियल डिफरेंस V था, और क्योंकि इसमें टशन था कि तुम तीनों हट जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं उतनी ही करंट मैनेज करूंगा जितनी पहले हो रही थी, यानी आई करंट, उतनी ही करंट चलेगी।
तुम तीनों हटो निकम्मो, मैं आ रहा हूं, मैं उतनी करंट फ्लो करा के दिखाऊंगा। और इसके क्वेश्चन में सच्चाई है तो हम इसे आर इक्विवेलेंट नहीं तो आर एस बोल देते हैं, आर एस सीरीज ग्रुपिंग का। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से हाँ ना जल्दी से 5 सेकंड में हाँ बोल दो, जिसको पूछना हो वो हाँ बोल दे, टाइप कर दे। कुछ पूछना है? टिक टिक 1 2 3 4 5 नहीं। अब चलिए फिर बेटा भाई, ये ओरिजिनल सर्किट है, ये हमारे द्वारा बनाया गया उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो क्योंकि बेटा किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है इसलिए V इक्वल टू आई आर होगा, इसीलिए V इक्वल टू आई आर होगा, इसीलिए V इक्वल टू आई आर होगा, इसीलिए V इक्वल टू आई आर होगा। समझ गए होगे? यानी पहले मैंने वो फॉर्मूला लिखा जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, अब इस फॉर्मूले को केवल इस रजिस्टर पर लगाइए, R1 रजिस्टर पर। तो कितनी R1 रजिस्टर पर करंट कितनी जा रही है? आई 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 आई, और रेजिस्टेंस R1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया। जो दूसरा रेजिस्टेंस है उस पर करंट तो आई ही जा रही है पर रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ और है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू कुछ और आएगी। तीसरा रेजिस्टेंस करंट उतनी ही R3 V3। अब ये फॉर्मूला इस पर लगा लीजिए, करंट वही जा रही है इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट है या R एस है, ये V हो गया। बोलो ये भी समझ में आ गया होगा? अब बताइए कैपेसिटर में मैंने ये डिटेल में समझाया था, यहां नहीं समझा रहा। ये जो टोटल वोल्टेज होगा होगा तो V1 V2 V3 का टोटल। सॉरी, चलिए ये V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। होप कि ये समझ, ये आपको पता होगा। चलो फटाफट बता देता हूं, भूल गए हो तो। देखिए V1 को तमीज से लिखोगे तो VA माइनस VC तो लिखोगे तमीज से। सोचो V1 को तमीज से लिखोगे तो वो VA माइनस VC है। V2 को तमीज से लिखना, V2 C और D का पोटेंशियल डिफरेंस है, C माइनस VD। V3 D और B का पोटेंशियल डिफरेंस है, VD माइनस VB। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दोगे तो ये घट गया, केवल VA माइनस VB बचा। और VA माइनस VB को शॉर्ट में क्या बोल रहे हो आप? उसी को तो V बोल रहे हो आप भैया, VA माइनस VB को ही तो V बोल रहे हो शॉर्ट में। चलिए ये सब बात है डिटेल में कैपेसिटर वाले टॉपिक में है ना। लिंक और इसका इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलो V बराबर, अब ये वैल्यूज उसमें से उठा के पटक के डाल दो। तो ये V IRS, ये V1 IR1, ये IR2, ये IR3। I कॉमन आगे कट गया, R1 R2 R3। ये सीरीज ग्रुपिंग की कहानी है, ठीक है। फैक्ट्स पढ़ लेना, बहुत आसान चीज है। फटाफट मैं इसके कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ठीक है। और टेंशन मतलब इससे अगली मीटिंग नहीं लूंगा मैं, इस मीटिंग में जो बता रहा हूं वो पढ़ के आज आपको छोड़ दूंगा। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नजरें गड़ानी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। 20 सेकंड दे रहा हूं, कुछ पूछना है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नया मुद्दा उठाते हैं। अब छोटी छोटी बातें बताता हूं जो मैंने कैपेसिटर में भी बताई थी, लेकिन एक बार आपकी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि बेटा ये सब जो मैंने पढ़ाया ये सब तो आप जानते थे और पूछा भी नहीं जाता, डेरिवेशन नहीं पूछे जाते। रेजिस्टेंस करंट कम, अरे बेटा विनय रेजिस्टेंस से करंट कम हो चुका है, विनय करंट कम हो चुका है, वो कम करंट ही फ्लो हुई होगी। तो ये पूछ रहा है ना भाई 3 दिन रेजिस्टेंस लगाए करंट कम क्यों नहीं हुई? अरे तीनों की, यदि ये 3 नहीं होते तो करंट आई ना होकर 2i दौड़ रही होती, ऐसे समझ तू। यदि ये रेजिस्टेंस नहीं होते तो आई ना होके 2i 3i करंट दौड़ रही होती। विनय समझ में आ गया? ये रेजिस्टेंस है जिन्होंने करंट को 2i 3i की बजाय आई दौड़ा रखा है, इन तीनों की वजह से, ठीक है। ये चीज सर हाउसिंग में पैरेलल होते हैं ना, हाँ घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। चलिए अब सुनो, अच्छा सोचना घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैं इस मीटिंग में जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे अभी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाद में किसी को पूछना हो मीटिंग के बाद, घर में पैरेलल पे हम क्यों फिदा हैं, हमारा दिल पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों फिदा है? सुमित इसका जवाब मैं मीटिंग में नहीं दे रहा यहां पर, फिलहाल आगे बढ़ता हूं। देखिए फटाफट छोटे छोटे नोट देखना, मजा आएगा, प्रैक्टिस। बताना यदि n इक्वल रजिस्टर है, n इक्वल रजिस्टर है तो बताइए RS क्या आएगा?
पहली बात भैया आपका फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है ना, प्लस Rn। जब सभी बराबर होंगे R R R R R n टाइम्स करना पड़ेगा, तो बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NR। सिंपल सी बात बताई मैंने। यदि एक साथ सुनो n इक्वल रजिस्टर हो, सब आर 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 रेजिस्टेंस के, तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस n टाइम्स, तो NR हो गया। दूसरा, यदि ये सभी B ये n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/n टाइम्स करना पड़ेगा। बस अंतर यह कि ये सभी बराबर है, पैरेलल वाला ही फॉर्मूला लगाया। अब बताइए 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये हो जाएगा n/R 1/Rp। तो Rp कितना आ गया। ये ट्रिक डायरेक्ट यूज कर सको तो डायरेक्ट यूज करना। देखता हूं कि मेरे सवालों का फटाफट जवाब देते हो कि नहीं। ठीक, फटाफट अपनी उंगलियां कीपैड पर, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के विजेता देखते हैं कौन है। पहले 5 कैंडिडेट का नाम बोलूंगा, बताना सॉरी। 10 ओम के 10 ओम के 10 ओम के 10 ओम के 5 रजिस्टर है, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, फटाफट कितना आएगा जल्दी से। वेरी गुड काजल, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट काजल। गौरव धोनी आएगा गड़बड़, मैंने बोला सीरीज बोला है। वेदांश ठीक, विनय ठीक। मेरे पास एक ही आदमी के दो मैसेज क्यों आ रहे हैं। हाँ बस अब बहुत है बेटा, नाम ठीक। तो यदि 10 ओम के मैंने 5 रजिस्टर लगाए, तो ये सीरीज में लगाए, मैंने बोला था सीरीज में, तो ये चलिए दोबारा अपनी उंगलियां रख दीजिए कीपैड पर। पता ना 6 ओम के यदि 6 रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगाए, 6 ओम के 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए। अरे वाह आयुष्मान जय, बिल्कुल तैयार बैठे थे। अरे वाह प्रियांशु, ये सब ठीक है। यदि नहीं, देवराज गड़बड़ हो गया। 6 ओम के 6 रजिस्टर यदि पैरेलल में लगाऊंगा तो 1 ओम आएगा। 6 ओम के, जल्दबाजी में गलत मत दो। लेट एक्सेप्टेबल है लेकिन गलत एक्सेप्टेबल नहीं है। चेतन गलत था आंसर आपका। मेरा सवाल दोबारा सुनिए, मैंने बोला 6 ओम के 6 रजिस्टर है, यानी एक जैसे, और पैरेलल में लग रहा है, तो सीधे ये लगाओ ना। यदि Rp इक्वल टू R/N, यहां 6 लिखेंगे, यहां 6। अच्छा एक बार और प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा बेटा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो नाम पहले फ्लैश हो जाते हैं, हाँ आ रहा है अर्जुन, आ रहा है, वो 4-5 नाम बोलूंगा, क्योंकि नाम तो बेटा 70-75 बच्चे भी रिप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से तैयार रहिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। यदि 12 ओम के, अगला सवाल 12 ओम के, ठीक है, 12 ओम के यदि 6 रजिस्टर, अब उंगलियां तैयार रखिए। अभी मैंने क्वेश्चन पूरा बोला ही नहीं है, अभी जय मैंने क्वेश्चन पूरा बोला ही नहीं है। अरे 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 अरे, तैयार हो गए कंजरे आंसर देने के लिए। मैंने बोला 12 ओम के 6 रजिस्टर। आंसर कैसे दे सकते हो, अभी मैंने बोला सीरीज या पैरेलल। 12 ओम के 6 रजिस्टर पैरेलल में लगे। अब मैं देख रहा हूं आंसर, अब तो बोल दिया। हाँ गोपाल पंडित, फास्टेस्ट फिंगर्स में गोपाल। तौसीफ रनर अप है, तौसीफ। फिर हिना थर्ड, सुमित फोर्थ, कृति फिफ्थ, 2 ये ठीक अब 5 आ गए बेटा, वेरी गुड। यदि 12 ओम के 6 रजिस्टर पैरेलल में होंगे, तो ये, क्योंकि मैंने पैरेलल बोला है, तो अब ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। देखिए तो ये हो गया R/N, तो 12 ओम का रजिस्टर वैल्यू लोगे, और नीचे 6 है वो, तो 2 ओम आएगा आंसर। कोई बात नहीं, धीमे धीमे स्पीड आ जाएगी। हो रहे हैं बेटा मैसेज कार्तिक, आपके भी फ्लैश हो रहे हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, अब गलती, अब आगे बढ़ाता हूं। अब आगे कोई नहीं, टेंशन मत लो, धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला नोट देखिए बेटा, मेरे पास एक 12 ओम का रजिस्टर है और एक 4 ओम का रजिस्टर है, बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यदि 2 रजिस्टर पैरेलल में है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। 2 डिफरेंट रजिस्टर पैरेलल में है, तो आप ये यूज करोगे, आपको याद आ जाएगा। मैंने यहां भी, ठीक है, 2 रजिस्टर पैरेलल में, तो मैंने आपको एक सलाह दी थी कि जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, सॉल्व करोगे, तो ये फॉर्मूला आएगा Rp इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यदि 2 रजिस्टर पैरेलल में हो, केवल दो, तो आप इसकी बजाय इसको पकड़ोगे तो शायद थोड़ी स्पीड बनेगी। इसमें नो डाउट कंडीशन अप्लाइड है कि केवल 2 रजिस्टर पे ये काम करता है, वरना यूनिवर्सल तो यही है।
यूनिवर्सल तो यही है, 2 हो 3 हो 4 हो आप यही लगाइए सक्सेसफुली। लेकिन यदि 2 रजिस्टर हो तो आप ये आदत डाल लोगे तो अच्छी बात है। जैसे अब मैंने एक सवाल दिया छोटा सा, एक अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 12 ओम और 4 ओम के 2 रजिस्टर है, बताइए इनका सीरीज ग्रुपिंग क्या आएगी, जल्दी निकाल के बताइए। 16 ओम सीरीज ग्रुपिंग, कृति धोखा हो गया, आपको लगा कि मैं कुछ और, 16 ओम आएगा। अरे सीरीज, हरेंद्र 800 देव प्रियांशु, मैं सीरीज पूछ रहा हूं। दिव्यांश क्या दिया, अच्छा धोखा हो गया क्योंकि ये होता तो सर यही पूछेंगे, तुमने वही सनी लियोनी से पैसे क्यों नहीं लिया रे, उसने कपड़े पहन रखे थे कंजरो, पहले से क्यों मोमेंटम बना लेते हो। आर एस इक्वल टू 16 ओम, यदि इन्हें सीरीज में जोड़ूंगा और यदि इन्हें उधर 48 ओम किसका आ रहा है, कार्तिकेय 48 ओम कैसे हो जाएगा भैया। ओ भाई, ओ भाई मारो मुझे मारो, ये कौन सा नया फॉर्मूला लगा रहा है तू कार्तिक, 48 ओम कैसे, सीधे जोड़ना है यार। R1 प्लस R2, R1 12 ओम, ये 4 ओम, 16 ओम हो गया। भाई मान जाओ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए अब है आरपी, अब बताओ आरपी क्या है, यदि इन्हीं 2 को पैरेलल में लगाता हूं तो अब 3 आएगा आंसर। हाँ आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको ये लगाने की, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन जिसको ये अच्छा लगा वो ये 3 ओम आएगा, ये फॉर्मूला आप यूज करिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 12 गुणा 4 12 प्लस 4, तो 12 4 16 48, 3 ओम आ रहा है। अब मैं इसमें लगे हाथ तेल के साथ जब कंघी फ्री मिले तो मना नहीं करना चाहिए, रिवाइज और करने के लिए कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूं। बताइए आरएस का आंसर आ रहा है 16 ओम, आरपी का आंसर आ रहा है 3 ओम, 2 रजिस्टर थे, बताइए इन 2 रजिस्टर में बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था, 12, 4 और 12 में कौन बड़ा, 12। आरएस उस बड़े वाले का भी घमंड तोड़ देता है। आप देखिए यानी सीरीज में जो आंसर आएगा, सीरीज में जो आंसर आएगा वो बड़े वाले से भी बड़ा आंसर आएगा। इन दोनों में 12 ओम बड़ा रेजिस्टेंस था 4 और 12 में, लेकिन जब आपने इनको ग्रुपिंग कर दिया तो जो आंसर आया वो 12 से भी बड़ा आ गया आंसर। और पैरेलल में बताइए इन दोनों में छोटा रेजिस्टेंस कौन सा था, 4, पैरेलल में आंसर उससे भी छोटा आ गया। कुछ कुछ याद आ रहा है, कैपेसिटर में भी ये टर्मिनोलॉजी बताई थी, लेकिन बस अंतर ये था कि वहां फॉर्मूले स्विच हो चुके हैं, जो यहाँ फॉर्मूला सीरीज में डिराइव हो क्या है वो वहां पैरेलल में था, जो यहाँ पैरेलल में वो वहां सीरीज में था, ये सब बातें बता चुका हूं। तो इसका मतलब रजिस्टर में सीरीज ग्रुपिंग का पर्पस होता है कि हमें यदि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाना है, और पैरेलल में जब हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस घटाना है तो पैरेलल यूज कर लेते हैं। एक छोटा सा झंडू सा क्वेश्चन यदि मैं ये दूं, इस क्वेश्चन से कनेक्ट मत करना, चलो कर लेना। यदि मेरे पास, सुनिए, एक आदमी कह रहा है, एक सवाल कह रहा है कि मेरे पास 2 रेजिस्टेंस वायर थे, पर मुझे ना तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू पता ना इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू पता, मेरे पास 2 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। अब आप थोड़ा सा इंजीनियरिंग माइंड लगाइए, यानी इंजीनियरिंग माइंड का मतलब बुद्धि जुगाड़। यदि आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं ये इंडिविजुअली, तो कितने रेजिस्टेंस की आप जुगाड़ कर सकते हो, कितनी रेजिस्टेंस वैल्यूज की, कितने रेजिस्टेंस वैल्यूज की जुगाड़ हो आपके पास मिल सकती है, आप बताइए। यदि आपके पास 2 अलग अलग रेजिस्टेंस है तो आप इनसे 4 रेजिस्टेंस वैल्यूज बना सकते हो। मेरा क्वेश्चन शायद, मैं ये मानता हूं शायद क्लियर नहीं कर पाया, चलिए मैं एक मिनट क्वेश्चन को और क्लियर करता हूं। ये 2 रेजिस्टेंस थे, वो ये कह रहा है मैंने इन 2 से 3 ओम की भी जुगाड़ कर ली, 4 ओम की भी जुगाड़ कर ली, 12 ओम की भी जुगाड़ कर ली, 16 ओम की भी जुगाड़ कर ली। वो ये कह रहा है कि वायर मेरे पे 2 थे, लेकिन मैंने इन 2 वायरों से इन रेजिस्टेंस की जुगाड़ कर ली। तो बेटा आप ये सोचिए, केवल अकेला ऐसे यूज करेगा तो एक रेजिस्टेंस, केवल अकेला ऐसे यूज करेगा तो एक और रेजिस्टेंस, इन दोनों को सीरीज में जोड़ के एक नया रेजिस्टेंस बना सकता है, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के। अब सवाल आपको ये आइडेंटिफाई करना है, यदि इन 2 अलग अलग वायर से उसने ये 4 रेजिस्टेंस की जुगाड़ कर ली तो इन वायरों का रेजिस्टेंस क्या रहा होगा बताइए। इसमें थोड़ा सा आईक्यू लगता है बस। इन 2 वायरों का रेजिस्टेंस 4 और 12 रहा होगा। कैसे पहचाना, मैं बताता हूं कैसे पहचानते हैं कि भैया इसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इस सीक्वेंस में वो ये, वो पक्का सीरीज ग्रुपिंग का रहा होगा।
ये पक्का आरएस के कॉम्बिनेशन से आया होगा, क्योंकि सीरीज में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है, और ये पक्का पैरेलल ग्रुपिंग के कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ होगा, क्योंकि सबसे छोटा है। तो एक ये रहा होगा रेजिस्टेंस, एक ये रहा होगा इंडिविजुअल। ये भी क्वेश्चन आपकी शीट में है कि यदि मेरे पास 2 वायर से 4 रेजिस्टेंस की जुगाड़ हो चुकी, 3, 4, 12, 16, तो वायरों का खुद का रेजिस्टेंस ये रहा होगा। समझ में आया यहां तक? अब मैं आपको शीट खोल रहा हूं और होमवर्क दे देता हूं बेटा। देखो मैं आपको साफ बोल देता हूं, एनसीईआरटी उठाइए, सवाल करिए। एक तो आप जहां किरचॉफ नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर ही टारगेट करूं, ऐसे तो अभी बहुत से टॉपिक बचे हैं। रुको बेटा, मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर रहा हूं ताकि मैं, 1 मिनट कहां है यार, अरे सूर्यांश ने तो मुझे भेज भी दिया डिस्क्रिप्शन, अभी मैं बाद में पढ़ूंगा सूर्यांश ये किसका डिस्क्रिप्शन है ये, लेकिन थैंक यू बेटा। चलिए शीट खोल लीजिए बेटा, टेंशन मतलब अगली मीटिंग नहीं लूंगा मैं आपकी, मैं होमवर्क तो दे सकता हूं ना। और कल शाम दोनों दिन सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो बेटा कमर कस लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, सुन लो आप, 1 से लेके बहुत लंबा आपकी बार लगना पड़ा है, 68 तक शीट के एक बार में धमाका हो गया। तो धीमे धीमे करना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 68 तक शीट के क्वेश्चन बोल रहा हूं, शीट के। इसमें कई तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। अच्छा जिसके पास शीट नहीं है वो मुझे पर्सनली बाद में मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा शीट, पैनिक मत करो। जिसके पास शीट नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना अलग से व्हाट्सएप पे। तो सुनिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से 68 तक शीट के करने हैं और एनसीईआरटी के। और अरे तो मैं एक दिन के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक दिन में होमवर्क नहीं है, ये 2 दिन लेना आप अपना, आज का और कल का 2 दिन। अच्छा एक बात बताओ, 2 दिन में डिवाइड करना, 34 क्वेश्चन करने की औकात नहीं है हमारी? क्या बात कर रहे हो? यदि 34 क्वेश्चन करने की औकात नहीं है तो फिजिक्स से तलाक ले लो। अब कहां से ले पाओगे बेटा, अब तो ये 2 साल से, अब एनसीईआरटी और दे रहा हूं अभी। रुको अभी सबर करो, आज तो आपके लग गए नहीं सर ने। तो क्वेश्चन नंबर बेटा मैं एक बार में सुनना, क्वेश्चन नंबर एक बार में पहला क्वेश्चन करना है, पहला एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोल दिया मैंने, फिर बार बार पूछो। पहला सारे करने हैं लेकिन 2 दिन में, 2 दिन में करने हैं, आज का दिन और कल का दिन। कल सुबह की क्लास में मैं आपको डाउट बताऊंगा, कल सुबह की क्लास में मैं डाउट बताऊंगा और शाम की क्लास में बचे हुए डाउट बताऊंगा। तो यानी कल शाम तक मेरा टारगेट है कि मैं ये सारे क्वेश्चन शीट के और जो आप दे रहा हूं एनसीईआरटी के वो निपटा दूं। तो बेटा मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहला सुन लो आप, पहला एनसीईआरटी का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहां हो गए, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 16वां, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21। अब सॉल्व एग्जाम्पल 1 पहला सॉल्व, अब मैं सॉल्व एग्जाम्पल पर हूं, पहला, दूसरा, लग गए आज आपकी लंका लग गई, यानी तीसरा, चौथा यानी कंटिन्यूटी में अभी दो, पांचवा, बस इतनी, ज्यादा नहीं दे रहा यार, मेरे आप लोगों की बहुत चिंता है, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, मुझे आपको भी बहुत चिंता है। तो शीट के 1 से लेके 68 बेटा वानर सेना की तरह लग जाना। उन लोगों ने मिलके एक बड़ा सा पुल बना दिया, राम सेतु बना दिया, आपको तो मात्र इतने क्वेश्चन दिए हैं बेटा, नहीं टेंशन मतलब, हाँ बस इतनी, मैं ज्यादा नहीं देना चाह रहा बेटा, नहीं आप लोगों के पास और भी तो काम है, ठीक। तो अब आ जाइए, अभी मेरे पास जब तक ये मीटिंग है मैं जब तक कुछ सवाल करा रहा हूं आपको। अच्छा टोटल 85 हो गए, 85 टोटल हो गए, मुझे तो नहीं पता, तो लगभग 40-42 का एवरेज है आपका 2 दिन में। नहीं परसों तक नहीं, नो परसों तक नहीं बेटा, मैं और एक और चीज बोल रहा हूं, कोई परसों तक नहीं टाइम। अब आज आप पूरा दिन यूज करिए, पूरा दिन यूज है, कल मैं आपको डाउट बताऊंगा, कल शाम को बताऊंगा।
परसों मैं नया टॉपिक चालू करूंगा और ये जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं इसमें से कभी कोई डाउट नहीं बताऊंगा। ले दे के फिर उठते हो कि ये बता दो, ये वाला बता दो। और हाँ, एक और चीज मेरी आपसे वो रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोगों से क्लास मिस हो जाती है ना, मिस हो जाती है, तो आप मुझसे वो मांगते हो कि सर आईडी दे देते हो, आप मुझे अपनी मेल आईडी में उसमें डाल देता हूं। ये मुझे सुबह 8 बजे तक दे दोगे तो मैं डालूंगा। सुबह 8 बजे तक तो मैं डालूंगा। सुबह 8 बजे, हाँ यही कि भैया मुझे, मेरे को वो मीटिंग आईडी में किसी कारणवश नेटवर्क खराब था, ठीक है, रात भर गर्लफ्रेंड से बहुत बातें की तो सुबह उठ नहीं पाया, चैटिंग है ना, चैटिंग करी, ठीक, तो सुबह, और मैं मदद कर दूंगा क्योंकि जिनके सपने पूरे नहीं होते ना वो दूसरों के पूरे करते हैं, तो वो आप, ठीक है, तो मैं वो मीटिंग आईडी दे दूंगा, लेकिन सुबह 8 बजे तक, क्योंकि कभी 1 बजे मांगता है, कभी कोई, मुझे वो पेज बार बार खोलना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है मोबाइल में। तो सुबह 8 बजे के बाद। और पुराने वीडियो अब मांग रहे हो आप, पुराने वीडियो अब मांग रहे हो, ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। समझ में आया आपकी क्लास? आज की क्लास हो? हाँ बेटा, तो इस मीटिंग को